रात के लगभग 12 बज चुके थे, लेकिन साधना जी की आंखों में नींद नहीं थी। आज बेटे अनिकेत और बहू शिखा के बीच में हो रही बातचीत ने उन्हें अंदर तक झकझोर कर रख दिया था। एक तरफ बेटा जो अपना फर्ज निभाना चाहता था, अपने माता पिता के प्रति जिम्मेदारियां निभाना चाहता था, तो दूसरी तरफ बहू है जो आने वाली पीढ़ी के लिए सुविधाएं जुटाना चाहती है। और इसी वजह से दोनों पति पत्नी के बीच में बहस हो रही थी। हालांकि मर्यादा का ध्यान रखते हुए दोनों ने ही अपनी आवाज को धीमा रखा, ताकि पास ही कमरे में सो रहे उनके माता पिता को उनकी आवाज सुनाई ना दे। लेकिन फिर भी बालकनी में खड़े होने के कारण साधना जी ने सब कुछ सुन लिया था। तभी से नींद उनकी आंखों से ओझल हो गई थी और व्याकुलता बढ़ती जा रही थी। अचानक उन्हें हॉल में किसी के सुबकने की आवाज आई। बाहर आकर देखा तो सोफे पर बैठा हुआ उनका बेटा अनिकेत पुराने फोटो एल्बम लेकर फोटो देख रहा था, साथ ही साथ आंसू बहाए जा रहा था। उसे ये आंसू बहाता देखकर साधना जी की आंखें भी भीग गई, लेकिन अगले ही पल उन्होंने खुद को संभाला और चुपचाप अपने बेटे के पास जाकर बैठ गई। लेकिन अनिकेत अपनी ही धुन में एक एक फोटो को गौर से देख रहा था, हाथ लगाकर महसूस कर रहा था और आंसू बहाए जा रहा था। तभी साधना जी ने अनिकेत के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, यूं आंसू बहाने से जाने वाले तो वापस नहीं आते ना। हमारा और उनका इतना ही साथ था, इसीलिए वो चले गए भगवान के पास। लेकिन आगे कुछ कहने की हिम्मत तो साधना जी की भी नहीं हुई और उन्होंने अपने बेटे को गले से लगा लिया और दोनों की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। दरअसल साधना जी और रामेश्वर जी का भरा पूरा खुशहाल परिवार था। रामेश्वर जी सरकारी नौकरी से रिटायर हो गए थे और अब उनका सबसे प्रिय काम था साधना जी के रसोई के कार्य में मदद करवाना। साथ ही साथ अपने बड़े बेटे अनिकेत और बड़ी बेटी अनीता के लिए एक योग्य जीवन साथी की तलाश करना। अनिकेत और अनीता के अलावा रामेश्वर जी के दो बेटे और थे, विकास और प्रांचल। दोनों ही दिल्ली में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे थे। और हाँ, इन सभी के सर पर हाथ था घर की बुजुर्ग रमा देवी का, यानी अनिकेत की दादी। हालांकि 90 की होंगी, लेकिन अपना काम हमेशा खुद ही करती थी। हाथ धीरे धीरे चलते थे, लेकिन समय व्यतीत हो जाता था और बचा हुआ समय वह भक्ति भाव में बिताती थी। बस इसी तरह जीवन खुशहाली से बीत रहा था कि तभी अचानक पूरी दुनिया में कोरोना वायरस नामक महामारी का आगमन हुआ, जिसकी चपेट में रामेश्वर जी के दोनों बेटे आ गए, जो कि दिल्ली में रह रहे थे। हालांकि समय रहते उन्होंने वहां से निकलकर घर आने की कोशिश की, लेकिन रास्ते में ही उनकी तबीयत खराब हो गई। इलाज शुरू हुआ, लेकिन 2 दिन के अंतराल में दोनों ने ही अपना दम तोड़ दिया। यह खबर सुनकर पूरे परिवार का हाल बुरा हो गया। कोई संभालने वाला भी नहीं था। संभालने वाला हो तब भी अपने 2 जवान बेटों को खोने वाला परिवार कैसे खुद को संभाल पाता। पूरे घर में मातम छाया हुआ था। चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी, लेकिन महामारी ऐसी थी कि कोई भी किसी के पास नहीं जा सकता था। आखिर रोती बिलखते रामेश्वर जी और उनके परिवार ने जैसे तैसे करके खुद को संभाल लिया। लेकिन दादी बिल्कुल टूट गई। जो दादी इस उम्र में भी अपना काम खुद करती थी, चलती फिरती रहती थी, अब पूरे तरीके से बिस्तर पर आ गई। पूरा परिवार टूट चुका था। अकेली अनीता सबको हिम्मत दे रही थी, लेकिन अकेले में वह भी सुबक रही थी। ऐसे समय में घर पर छाई हुई उदासी और गमगीन माहौल को खत्म करने के लिए रामेश्वर जी ने अपने घर में बहू लाकर घर को रोशन करने के बारे में सोचा और शादी जल्द से जल्द करवाने का निर्णय लिया। ईश्वर भी शायद यही चाहते थे, इसीलिए थोड़ी सी कोशिश के बाद दोनों भाई बहन के लिए उचित जीवन साथी मिल गया। सभी की रजामंदी से सादे से समारोह में दोनों भाई बहन की शादी एक ही मंडप में करवा दी गई। जहां एक तरफ अनीता घर से विदा हुई, तो दूसरी तरफ बहू ने घर में प्रवेश किया। दादी के चेहरे पर अब रौनक लौटने लगी थी। रामेश्वर जी, साधना जी और दादी को कुछ पल की खुशी मिली ही थी, लेकिन अंदर ही अंदर दादी बिल्कुल टूट चुकी थी। उम्र तो वैसे भी 90 के ऊपर थी। एक दिन खाना खाकर ऐसी सोई कि शाम को उठी ही नहीं। एक बार फिर से रामेश्वर जी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। माँ, क्या से क्या हो गया। भरा पूरा परिवार था हमारा, अब केवल हम 4। भगवान ने कैसा खेल खेला है हमारे साथ। एक बार फिर से पूरे परिवार की तस्वीर को देखकर अनिकेत ने आंखें छलका दी। बेटा, उसकी लीला वही जाने, लेकिन एक बात कहूँ, बहू गलत नहीं है, वो भी अपनी जगह पर सही है। हमारे परिवार के साथ क्या से क्या हो गया और तुम भी उसकी तरफदारी कर रही हो। इस घर में केवल 4 लोग बचे हैं और अगर हम भी चले जाएंगे तो ये घर घर कहाँ रहेगा। फिर तो आप दोनों ना अपना ख्याल रखोगे, न खाओगे पियोगे और इस घर में केवल सन्नाटा पसर जाएगा, जो मैं नहीं होने दूंगा। इतना कहकर अनिकेत सोफे से उठ खड़ा हुआ।
लेकिन सामने अपने पिता रामेश्वर जी को पाकर वहीं खड़ा रह गया। बेटा, तुम्हारी माँ सही कह रही है। बहू जो बात कह रही है ना अपनी राय में, वो गलत नहीं है। क्योंकि आने वाली पीढ़ी का एक उज्जवल भविष्य देना, एक अच्छी जीवन शैली देना, अच्छी शिक्षा देना, ये सपना हर माता पिता देखते हैं। हमने भी देखा था। तो फिर आज अगर वही सपना हमारी बहू देख रही है तो फिर हम उसे गलत कैसे ठहरा सकते हैं? रही बात तुम्हारी, तुम भी अपनी जगह पर बिल्कुल सही हो। कुछ समय पहले तक हमारा भरा पूरा परिवार था। तुम्हारे अलावा 2 और बेटे थे जो काल का ग्रास बन गए। अम्मा भी दुनिया छोड़कर चली गई और बेटियां विदा हो गई। इसीलिए तुम ये चाहते हो कि तुम और बहू इस घर में हमारे साथ ही रहो, ताकि हमें अकेलापन महसूस ना हो। लेकिन बेटा, सच कहूँ तो अब ये घर मुझे घर नहीं लगता, क्योंकि इसके हर कोने में मेरे अपनों की, मेरे बच्चों की, माँ की यादें समाई हुई हैं। जितना इस घर को देखता हूँ उतना ही ज्यादा तड़पता हूँ। इसीलिए जब आज तुम दोनों की बातें सुनी तो मेरे मन में एक विचार आया, जिससे सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। भीगी हुई पलकों से अपने आंसू पोंछते हुए रामेश्वर जी ने कहा, यह बात तो बिल्कुल सही है पापा। इस घर के हर कोने में विकास, प्रांजल और अम्मा की यादें समाई हैं। घर के जिस भी कोने में जाता हूँ वहाँ किसी न किसी के होने का एहसास होता है और अगले ही पल याद आता है कि वो तो हमारे बीच है ही नहीं। खैर कोई बात नहीं, आप बताइए पापा, हम सबकी प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है आपके पास? देखो बेटा, तुम चाहते हो कि तुम इस घर को और हमें छोड़कर ना जाओ, क्योंकि अगर तुम चले गए तो हम अकेले पड़ जाएंगे। बहू चाहती है कि बड़े शहर में रहें ताकि आने वाली पीढ़ी को सारी सुख सुविधाएं मिले। तो मुझे लगता है कि इस समस्या का सबसे बेहतर समाधान यही है कि हम इस घर को छोड़कर दिल्ली शिफ्ट हो जाएं। तुम्हारी कंपनी वालों ने तुम्हें दिल्ली में ही ट्रांसफर का ऑफर किया है ना, तो ऐसा करते हैं कि हम सब वहीं शिफ्ट हो जाते हैं। हम साथ भी रहेंगे और बड़े शहर में भी रहेंगे, तो तुम दोनों की बात का मान रह जाएगा और हो सकता है कि जगह बदलने से हमारे गम भी कुछ कम हो जाए। खुद को संभालते हुए रामेश्वर जी ने कहा, वाह पापा, क्या सटीक समाधान दिया है आपने। और सच कहूँ तो ये विचार आपकी लाडली बहू ने भी किया था, लेकिन उसे लगा कि शायद आप अपने घर को छोड़कर जाने के लिए राजी नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ उन सभी की यादें समाई हुई हैं। एक बार फिर से अनिकेत ने अपनी बात रखी। हाँ बेटा, यादें तो हैं, लेकिन वही यादें पल पल रुलाती भी तो है ना। और अगर यूं ही आंसू बहाते रहेंगे तो शायद जी नहीं पाएंगे। इसीलिए बेहतर है कि हम सब कुछ छोड़कर आगे बढ़ जाएं। वैसे भी जाने वाले तो चले गए, लेकिन अब तुम और बहू ही तो हमारा संसार हो। इसीलिए अब हम तुम्हारे साथ ही आराम से जिंदगी जिएंगे। हो सकता है नया शहर, नई जीवन शैली हमें जीने के लिए कोई नया उद्देश्य दे दे। इसीलिए अब चिंता छोड़ो और ट्रांसफर ऑर्डर स्वीकार कर लो और बहू को भी बता दो, ताकि वो भी तैयारियां शुरू कर दे। इतना कहकर रामेश्वर जी ने बेटे के कंधे पर हाथ रखा, पीठ थपथपाई और वापस अपने कमरे में सोने चले गए। दूसरी तरफ माँ ने भी चेहरे पर मुस्कान बिखारते हुए संतुष्टि भरी निगाहों से बेटे की तरफ देखा और उसका माथा चूमकर अंदर चली गई। जाते जाते फोटो एल्बम पुरानी अलमारी में रखकर चाबियां उस ड्रॉअर में डाल दी जिसका लॉक सिस्टम खराब है और जिसे खोलने के लिए अक्सर जद्दोजहद करनी पड़ती है, ताकि अब उन तस्वीरों को देखकर अनिकेत आंसू ना बहाए। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या अनिकेत का फैसला सही था। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।